Good morning to all of you. Today I am going to discuss next topic of three dimensional geometry of class 12th plane. जैसा कि नाम से लग रहा है प्लेन, तो जब कभी भी हम लोग प्लेन का नाम सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में ये आता है कि सर इस सरफेस को प्लेन बोलते हैं। ये हम लोग ऐसे बोल देते हैं ये प्लेन है, यानी कि ये प्लेन फिगर है, ये आपका उबड़ खाबड़ नहीं है, ये प्लेन है। A plane is a surface such that if any two points are taken on it, the line segment joining them lies completely on the surface. जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, मैंने इस पर एक पॉइंट लिया, A, एक पॉइंट लिया B। जब मैं इसको मिलाऊंगा तो क्या होगा? जब मैं इसको मिलाऊंगा तो इसका मतलब है अगर ये ऊबड़ खाबड़ नहीं हुआ तो ये इसी प्लेन पर एक लाइन सेगमेंट होगा, इसी सरफेस पे होगा कि नहीं वो लाइन सेगमेंट, इसी को ही प्लेन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबके सब क्या होने चाहिए? वो सबके सब लाई ऑन द प्लेन। समझ गए? अगर मान लो कोई पॉइंट आपका ऊपर होगा तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन ना बनकर क्या बनेगा? वो आपका कर्व बन जाएगा। तो इसीलिए उसने बोला कि अगर कोई प्लेन है और उस पर एक लाइन अगर आप ड्रॉ करें, उस पर कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, तो जिसके जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पाथ पर वो सबके सब इस प्लेन पर होने चाहिए। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ये पूरा सरफेस आपका प्लेन होगा। अब फर्स्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहला काम, जब कभी भी आप लाइन का इमेजिन करें, तो समझ लीजिए ये एक पेन एक लाइन की तरह आप मानिएगा। और जब कभी भी आप प्लेन का इमेजिनेशन करें तो आप प्लेन का इमेजिनेशन हमेशा ऐसे करिएगा, अपने दिमाग में हमेशा प्लेन का इमेजिनेशन ऐसे करिएगा कि एक प्लेन है और उसमें एक लाइन है, वो परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। जब कभी भी आप थ्री डायमेंशनल की क्वेश्चन करिएगा तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा स्ट्रेट लाइन को आपको हमेशा ऐसे एज्यूम करना है और हमेशा प्लेन को आपको कैसे एज्यूम करना है? ऐसे करना है। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्या लगा रखा है? ये मैंने एक ऐसी लाइन है जो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल बोलते हैं। तो मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन को हमेशा एक, आपके पास बहुत सारे पेन होंगे, इस पेन को आप जब कभी भी 3D के क्वेश्चंस करेंगे तो पेन को हमेशा ऐसे लेना है और प्लेन को हमेशा अपने दिमाग में ऐसे रखना है। और ये क्या है? ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये लाइन इस प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब फर्स्ट फॉर्म क्या है? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? ये कहती है कि अब की बार ये जो आप इसको नॉर्मल बोल रहे हैं, इस वेक्टर को जो इसको आप स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, इसको आप इस प्लेन के परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, अब की बार ये परपेंडिकुलर आपका एक नॉर्मल वेक्टर ना होकर के यूनिट वेक्टर होगा। ये नॉर्मल फॉर्म बोलती है कि ये जो आप वेक्टर बोल रहे हैं, इसको जो आप वेक्टर बोल रहे हैं, ये वाला, ये वेक्टर ना होकर के एक यूनिट वेक्टर की तरह ये काम करेगी इस फॉर्म में। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। नॉर्मल फॉर्म में ये जो आपकी लाइन है जिसको आप नॉर्मल बोल रहे हैं, ये नॉर्मल आपका एक नॉर्मल वेक्टर ना होकर के एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है? अब आप देखिए ध्यान से, मैंने इस प्लेन को ऐसे रख दिया, मैंने इस प्लेन को दीवार के कोने पे लगा दिया। अब क्या होगा? कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा आपका। ये आपका ओरिजिन है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो कमरे का कोना है, ये आपका ओरिजिन है। ये आपका क्या है? ये आपका ये लाइन हो गई, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं। इस केस में मैं क्या बोल रहा हूं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि एक तरीके से कि ये वेक्टर जो होगा, जैसे आपका जो आपके कमरे के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर की तरह काम करते हैं। आई जे के लेते हैं हम लोग, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो कुछ ऐसा इन लोगों ने
इस वेक्टर को इन लोगों ने एक यूनिट वेक्टर की तरह माना है इस केस में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका इन लोगों ने यूनिट वेक्टर की तरह आपने इसको माना है। तो ये इसको मैं एन कैप बोल रहा हूं, एन कैप। ठीक है, और आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ाया है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। इसकी जो डिस्टेंस है ये इन लोगों ने दे रखी है, डी है इसकी डिस्टेंस है, यानी कि मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है। मैग्नीट्यूड क्या है, मुझे मैग्नीट्यूड गिवन है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, गिवन है, यानी मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे एन कैप, एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर की, तो अगर मैं बात करता हूं केवल सिंपल वेक्टर की, ओएन वेक्टर की, तो आप कहेंगे सर इस डी को इधर शिफ्ट कर लीजिए, आप इस डी को इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए। यानी कि अगर मैं ओएन वेक्टर की बात करता हूं तो ओएन वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर डी एन कैप, डी एन कैप हो जाएगी। अब जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में आप क्या लेते थे, पोजीशन वेक्टर लेते थे, वैसे मैंने भी लिया। ओपी को मैं हमेशा आर मानता हूं। अब की बार मैंने क्या काम किया, ये जो वेक्टर है ओएन, ये इस ओरिजिन से इस टाइप से दिया हुआ है, ओरिजिन से उसका कनेक्शन एक यूनिट वेक्टर की तरह है। तो आपको पता होगा कि इसका मतलब है ये जो आपका जो ये पॉइंट तो पी क्या है, ये पॉइंट तो प्लेन पे है, तो कुछ इस टाइप का फिगर बन रहा होगा। इस वेक्टर का एनपी वेक्टर और ओएन वेक्टर के बीच में जब आपने उस प्लेन को ऐसे लगाया, जब आपने प्लेन को ऐसे लगाया, तो जो इस वेक्टर का कनेक्शन होगा इस एनपी वेक्टर के साथ, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये कनेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है मुझे, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एनपी वेक्टर। जैसे आप एबी वेक्टर निकालते हैं तो क्या कहते हैं आप, ओबी माइनस ओए। तो यहां पर मैं बोलूंगा एनपी वेक्टर क्या होगा, ओपी माइनस ओएन। तो ओपी वेक्टर क्या है मेरा, ओपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, माइनस ओएन वेक्टर क्या है, ओएन वेक्टर क्या है मेरा, ये तो हो गया मेरा। हाँ, अब एनपी वेक्टर क्या है आपका, ये रहा ओएन वेक्टर प्लस एनपी वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर का रूल। तो एनपी वेक्टर क्या होगा, ओपी माइनस ओएन। तो ओपी वेक्टर क्या है, आर, और ओएन वेक्टर क्या है, ओएन वेक्टर की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, डी एन कैप, डी एन कैप हो गई। ये मेरी एनपी वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब आपको पता लग गया कि सर ओएन वेक्टर और एनपी वेक्टर के बीच में जो कनेक्शन होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर क्या होगा आपका, ओएन वेक्टर क्या है मेरा, यूनिट वेक्टर है, तो मैंने इसको यूनिट वेक्टर लिखा, क्योंकि ये जो ओएन वेक्टर है मेरा, क्योंकि ओएन वेक्टर को वो साफ साफ बोला है कि ये यूनिट वेक्टर है। ओएन वेक्टर को एज अ यूनिट वेक्टर की तरह हमें लेना है, हमें ओएन वेक्टर को यूनिट वेक्टर की तरह लेना है। तो ये तो एन कैप हो गया। एनपी वेक्टर क्या निकला आपका, आर माइनस डी एन कैप, ये निकला। अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर आर डॉट एन कैप। और आपको पता है कि वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होगा, सेम वेक्टर अगर है आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। तो एन कैप डॉट एन कैप क्या होगा, 1 होगा। तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो डी को आपने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये कितना आएगा, ये आएगा। अब ये आपको कहां लगानी है इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म है। क्या मैंने बोला, नॉर्मल, यानी कि वो जो वेक्टर होगा, जो मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल में एक, ये जो मैं इसको नॉर्मल बोल रहा हूं, ये जो है ये आपका एक ऑर्डिनरी वेक्टर ना हो करके ये आपका क्या है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो इस केस में जो फार्मूला बनेगा, और ये क्या है, डी क्या है, उस यूनिट वेक्टर की उस ओरिजिन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आपकी डी। तो इस केस में जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा, जो आपका इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म होगा वो बनेगा आर कैप डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये याद रखिएगा, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द दिस पॉइंट, जहां से वो वेक्टर आपका आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये वेक्टर जो है वो आपका यूनिट वेक्टर होगा। यहां पर उन लोगों ने बता दिया था कि ये आपका जो वेक्टर है ये आपका यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मतलब है उसका जो फॉर्म होगा, वो आपका जो इक्वेशन आएगा
वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी आएगा। अब मैं बात करता हूं कार्टेशियन फॉर्म की। ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन फॉर्म क्या है, इस आर को जो पोजीशन वेक्टर है उसको कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इस टाइप से, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां क्या है, एन कैप क्या है। बच्चों एक बात बताओ आप लोग, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, L इक्वल टू ए अपॉन मॉडुलस, M इक्वल टू B अपॉन मॉडुलस, N इक्वल टू C अपॉन मॉडुलस। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, यहां पर भी तो जो आपका n वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर अपॉन मॉडुलस, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। यानी कि ये जो n कैप है, ये n कैप यहां पर डायरेक्शन रेशियोज ना होकर के डायरेक्शन कोसाइन होगा इस केस में। वैसे तो ये डायरेक्शन रेशियोज ही होगा, लेकिन इस केस में होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब मॉडुलस से डिवाइड हुआ होगा। तो मॉडुलस से जब डिवाइड हुआ होगा तो इसको आप लोग क्या बोलिए, एल आई, जो आपका ये, क्योंकि ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो जो आपको मैंने डायरेक्शन कोसाइन बताए थे, एल एम एन मानते हैं हम लोग, ये वाला एन दूसरा है बेटा, ये वाला वेक्टर का ये एन जो है डायरेक्शन कोसाइन का है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन में क्या लिखते थे आप, L इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पर भी तो वही काम कर रहे हो आप, इसीलिए यहां पर ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखेंगे, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अब आप फार्मूला लगाइए, आर डॉट ये लिखा हुआ एल आई, ये आपका लिखा है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। जब आपने इसको डॉट प्रोडक्ट किया, मैं आपको इसका कार्टेशियन बता रहा हूं, जब आपने इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, आई डॉट आई तो 1 होता है और आई डॉट जे 0 होता है, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी आएगी। इसी को ही हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर लिखा हुआ है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, तो तुरंत समझ जाइएगा कि इसका मतलब वो जो नॉर्मल था वो यूनिट वेक्टर की तरह काम किया। और अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो समझ जाइए कि वो जो नॉर्मल था वो आपका यूनिट वेक्टर ना होकर के एक ऑर्डिनरी वेक्टर था। बात समझ में आ गई? बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर आपने ये नहीं लिखा है, कुछ बुक्स में यहाँ पे लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो बच्चों वहां पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर की तरह माना है। अगर यहाँ पे आपका लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो इसका मतलब है वो वेक्टर यूनिट वेक्टर ना होकर के एक ऑर्डिनरी वेक्टर होगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैंने लिखा है इफ वेक्टर इज ऑर्डिनरी नॉट यूनिट वेक्टर, जो आपका ये वाला वेक्टर है, जो आपका नॉर्मल है, ये वेक्टर है, जो आपका ये वेक्टर है, ये आपका अब की बार यूनिट वेक्टर ना होकर के नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर है तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा। स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, एबीसी होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ये आपका जो है जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है। अब आगे पढ़ते हैं। प्लेन की इक्वेशन अगर मान लीजिए ये लिखी हुई है 3x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 7, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है काम नहीं करेगा, वो ऑर्डिनरी वेक्टर की तरह काम करेगा। अगर ऑर्डिनरी वेक्टर की तरह काम करेगा तो इसका मतलब है ये 3 2 5 क्या है, ये 3 2 5 इस जिसको मैं स्ट्रेट लाइन भी बोल देता हूं, ये क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। जिस लाइन बोल रहा हूं या आप बोल सकते हो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। 3 2 5 क्या है, अगर कोई भी प्लेन की इक्वेशन आ गई तो तुरंत समझ जाइए इसका मतलब है ये प्लेन होगा। इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा, जो जिसको मैं बोलता हूं नॉर्मल, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 2 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ए। यहां पर आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा था बच्चों, यहां पर आपको सीधे एक प्लेन था, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो थी परपेंडिकुलर, जिसको यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी थी, डी थी, बस केवल इतना दे रखा था। अब यहां पर थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब की बार प्लेन पर भी एक पॉइंट आ गया, ये अब की बार प्लेन पर एक पॉइंट को शो कर दिया इन लोगों ने। यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यहां पर कोई पॉइंट के बारे में बात नहीं आपसे नहीं की गई थी। तो यहां पर उसने कहा कि एक प्लेन है, उस पर एक पॉइंट ले लिया ए।
whose position vector is a and perpendicular to the vector। अब की बात ये सिंपल वेक्टर की तरह काम कर रहा है। यहां पर तो यूनिट वेक्टर की तरह काम किया, लेकिन यहां पर एक सिंपल वेक्टर की तरह काम कर रहा है। एन वेक्टर इस कह रहा है कि ये इक्वेशन होती है अगर वो यूनिट वेक्टर ना होकर के सिंपल वेक्टर हो, तो ये इक्वेशन होती है। अब इसको समझिए ये कैसे आया होगा, दिमाग लगाइए। ये आपका ओपी वेक्टर है, आर वेक्टर हो गया, ये ओए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर हो गया। अगर मैं बात करूं एपी वेक्टर की, एपी वेक्टर क्या होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ओपी माइनस ओए। तो ओपी क्या है आपका, ओपी आर है, और ए क्या है आपका, ओए क्या है, आर माइनस ए है। यानी कि ये वाला वेक्टर जो होगा आपका, जिसको मैं एपी वेक्टर बोल रहा हूं, ये वेक्टर मैंने अभी आपको बताया प्लेन का जो भी इमेजिनेशन करना है वो हमेशा ऐसे करना है। ये ऐसे प्लेन, हमेशा प्लेन का इमेजिनेशन हमेशा आपको ऐसे करना है। अब ये प्लेन है, एक पॉइंट था इस पर, ये मान लीजिए ए है, ये पी है, यानी कि इस एपी वेक्टर का कनेक्शन इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर का हुआ। एपी वेक्टर और इस वाले वेक्टर को, जिसको मैं बोलता हूं नॉर्मल, यहां पर तो ये ऐसा यूनिट वेक्टर की तरह काम किया, लेकिन यहां पर ऐसा ऑर्डिनरी वेक्टर की तरह काम किया। ऑर्डिनरी वेक्टर की तरह काम किया तो मैंने यहां पर, देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने यहां पर एन कैप लगाया, लेकिन मैंने यहां पे एन कैप नहीं लगाया, सिंपल वेक्टर का निशान लगाया, सिंपल वेक्टर का। आपको पता लग गया कि एपी वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच में जो कनेक्शन है वो एक 90 डिग्री का है। तो आपको पता लग गया एपी वेक्टर क्या होता है, आर माइनस ए होता है। यहां पर कोई पॉइंट दिया नहीं था, इसलिए ये समझ लीजिए आर माइनस 0 था। यहां पर पॉइंट दे रखा है तो आर माइनस ए हो गया डॉट एन कैप। इस वेक्टर के साथ क्या कर रहा है, वो परपेंडिकुलर का रिलेशन बना रहा है, तो आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। यही आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट whose position vector is a and perpendicular to the vector n। इसी perpendicular to the vector को मैं क्या बोलता हूं, नॉर्मल बोलता हूं। यहां पर एक ऑर्डिनरी वेक्टर की तरह काम किया है और यहां पर एक यूनिट वेक्टर की तरह काम किया है, बस यही अंतर है। अब आगे पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। अब की बात, एक प्लेन है, वो एक लाइन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है एक लाइन के। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज देखो, यहां पे डायरेक्शन कोसाइन नहीं लिखा उसने। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा बोला कि ये जो यहां पर इस वाले क्वेश्चन के लिए, नॉर्मल फॉर्म के लिए, वो वेक्टर यूनिट वेक्टर था, बाकी तो ऑर्डिनरी वेक्टर है, इसीलिए उसने डायरेक्शन रेशियोज का यूज किया। यहां पे डायरेक्शन कोसाइन का यूज नहीं किया उसने डायरेक्शन रेशियोज का यूज किया। वो मैंने मान लिया ए बी एंड सी पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट दिस। ये होती है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, x1 y1 z1। और आपको पता है कि वो जो प्लेन है वो किसी ना किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन के का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो ये होता है ABC। तो कह रहा है कि ये इक्वेशन आती है। अब मैं आपको बताता हूं इसका प्रूफ क्या है, ये कैसे आती है इक्वेशन, ये समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है किसकी, प्लेन की। ax plus by plus cz इक्वल टू d, ax plus by plus cz इक्वल टू d, तो मैंने माइनस d को इधर ले आया मैं। अब इस प्लेन पर x1 y1 z1 पॉइंट है, तो x1 y1 z1 को मैंने पुट कर दिया, यानी कि सेटिस्फाई करेगा इसको। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब मैं इस वैल्यू को उठा करके यहां पुट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इस वैल्यू को उठाकर यहां पुट किया तो मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। देखिए ध्यान से, यहां पर कैपिटल ए लिख लीजिए आप, कैपिटल ए, यहां कैपिटल ए लिखा है तो यहां कैपिटल ए लिख लेना, वो सिंपल की बात है, कोई बात नहीं। आप a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1, आप इसको स्मॉल ए मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिस लाइन के परपेंडिकुलर है प्लेन हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, उसके डायरेक्शन रेशियो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मान लो, चाहे ए बी सी मान लो, ये आपकी इक्वेशन होती है। यहां पर आप स्मॉल ए भी लिख सकते हो। ये आपका इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट का इक्वेशन होता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आपको पहले याद रखना है नॉर्मल फॉर्म में जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर की तरह काम करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको उसी से ही आपको एक जनरल इक्वेशन निकालना सिखाया। फिर मैंने कहा कि आपने प्लेन पे एक पॉइंट ले लिया और वो वेक्टर अब की बार यूनिट वेक्टर ना होकर के एक ऑर्डिनरी वेक्टर है। ऑर्डिनरी वेक्टर है तो उसकी इक्वेशन प्लेन की ये बनेगी। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, जिसको मैं बोलता हूं नॉर्मल,
उसके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो इक्वेशन क्या बनती है, ये बनती है। इतना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।